Hello students, good morning. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. Students, आज जो है वो रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 का दूसरा चैप्टर लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। भारत इज़ माय होम, ये इस चैप्टर का नाम है और डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके ऑथर हैं, यानी ऑथर्स नेम जो है वो आप लोग जाकिर हुसैन जो है वो याद रखेंगे, भारत इज़ माय होम का। और इस स्टोरी की जो कैटेगरी है वो है स्पीच, यानी कहने का मतलब यह एक भाषण है, उसी भाषण का यह अंश है। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप लोगों को याद रखना होगा कि भारत इज़ माय होम इज़ स्पीच, यानी कहने का मतलब यह भाषण है। ठीक है, तो अब स्टोरी को हम लोग जो है वह स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वो 1897 में हुआ था, यानी कि 1897 ईस्वी में, और 1969 में इनका जो है वो देहांत हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। बॉर्न इन हैदराबाद, यानी इनका जन्म जो है वो हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था 1897 ईस्वी में। तो ये ईयर याद रखेंगे, 1897 में इनका जन्म हुआ था और हैदराबाद में हुआ था। वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, और ये जो है वो हमारे महान जो है वह स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। फ्रीडम फाइटर कहते हैं हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को, ये याद रखेंगे। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी को कहते हैं। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और ये एक प्रसिद्ध जो है वह शिक्षाविद भी थे। एमिनेंट का अर्थ होता है प्रख्यात या विख्यात, यानी कहने का मतलब फेमस, एमिनेंट। एमिनेंट और प्रोमिनेंट ये एक ही जैसा शब्द है, प्रोमिनेंट भी लिखा जाता है इसी तरीके से, प्रोमिनेंट। तो एमिनेंट और प्रोमिनेंट दोनों का अर्थ एक ही है, यानी सिनोनिम है एक दूसरे का, याद रखेंगे। तो एजुकेशनिस्ट कहते हैं शिक्षाविद को, यानी कहने का मतलब है कि ये एक महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और एक प्रसिद्ध जो है यानी एक प्रख्यात जो है शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि कब वो राष्ट्रपति जो है वह बने थे भारत के। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी कि 1967 में ये राष्ट्रपति बने थे, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल समाप्त हुआ था, यानी 62 में वो बने थे। तो 62 से 5 सालों तक, यानी कि 67 तक वो रहे, और 67 में जो है वह उसके सक्सेसर के तौर पर जो है वह डॉक्टर हुसैन ने जो है वह राष्ट्रपति पद को संभाला था। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूर्व में वो भारत के गवर्नर भी रह चुके थे। तो ये ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह बिहार के गवर्नर के तौर पर भी जो है वह काम कर चुके थे। भारत इज़ माय होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट, और 1967 में जब वो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो उन्होंने जो है भाषण दिया था, उसी का यह अंश है भारत इज़ माय होम। ठीक है, इस लाइन को समझ गए होंगे कि भारत इज़ माय होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कहते हैं अंश को, पहले भी बता चुके हैं। फ्रॉम द स्पीच ही गेव, यानी जो भाषण उन्होंने दिया इन 1967, यानी 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट, ऑथ कहते हैं शपथ को। तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया अपना पहला, जो उनका मेडन स्पीच था एज अ प्रेसिडेंट, उसमें जो भी उन्होंने कहा उसी का जो है वह अंश भारत इज़ माय होम चैप्टर के रूप में लिखा गया है। इन हिज फर्स्ट स्पीच, यानी कि अपने पहले भाषण में, जिसको कि हम लोग मेडन स्पीच भी कहते हैं, याद रखेंगे।
मेडन स्पीच भी कहा जाता है, फर्स्ट स्पीच को। ये आपको फ्रेज के रूप में पूछ सकता है। तो इसलिए उनका जो पहला भाषण था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, यानी वो भारत की संस्कृति की पूर्णता की सेवा का वो प्रण लेते हैं। यानी कहने का मतलब है अपने भाषण में वो भारत की संस्कृति की टोटलिटी यानी कि उसकी पूर्णता की सेवा का वो शपथ लेते हैं। प्लेज का अर्थ होता है प्रण करना, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। याद रखेंगे इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि ये चीज़ भी पूछा जा सके। तो अब इसके जो है वो मूल स्टोरी पर चलते हैं। भारत इज़ माई होम, ये इनका इंट्रोडक्शन था। तो पहला जो पैराग्राफ है वो आप देख सकते हैं, कहता है आई मस्ट कन्फेश। कन्फेश का अर्थ देखिए होता है स्वीकार करना। कन्फेश का अर्थ होता है स्वीकार करना, और ये अपराध स्वीकार करने के अर्थ में भी होता है यूज़। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। यानी ये कहते हैं कि मुझे इस बात को अवश्य जो है वह स्वीकारना चाहिए, यानी मैं इस बात को अवश्य स्वीकारूंगा कि मैं जो है वो आज काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ, यानी आह्लादित हूँ, यानी अति आनंदित हूँ। भाव विभोर भी कह सकते हैं ओवरवेल्म्ड को। तो आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट, यानी उस भरोसे से मैं आह्लादित हूँ, भाव विभोर हूँ। माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, जो भरोसा लोगों ने मुझ पे दिखाया है, मुझ पे रखा है। बाय इलेक्टिंग मी, यानी मुझे चुनते हुए। टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, यानी जो पृथ्वी पर जो सबसे सर्वोच्च दफ्तर है, यानी राष्ट्रपति का पद आपको मालूम ही है कि ये सर्वोच्च पद है। और राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है, तो इसलिए ये सर्वोच्च पद होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस सर्वोच्च पद के लिए लोगों ने मुझे चुनकर जो भरोसा मुझ पर दिखाया है उससे मैं काफ़ी आह्लादित हूँ, और मुझे इस बात को अवश्य स्वीकारना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन का जो है वो नाम लिया है। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। ये एक प्रकार की कर्टसी होती है कि अगर किसी के पद को अगर आप जो है वो एक सक्सेसर के तौर पर जो है वह धारण करते हैं, तो जो पूर्व में जो भी उस पद को संभालने वाले व्यक्ति हैं उसकी जो है वह कार्य की सराहना की जाती है। तो ठीक उसी कर्टसी का जो है वह पालन करते हुए, उसी प्रोटोकॉल को मानते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, यानी कहने का मतलब है कि राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद को जो है एक मेंटल इक्विपमेंट प्रदान किया, यानी कहने का मतलब है एक मानसिक उपकरण जो है वह उन्होंने दिया। यानी चूँकि वो खुद एक काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, स्कॉलर थे, फिलॉसफर थे, तो उनके राष्ट्रपति पद संभालने से उस पद की गरिमा जो है वो बढ़ी। इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने जो है राष्ट्रपति पद को एक मेंटल इक्विपमेंट दिया, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, ज्ञान का एक सर्वोच्च स्तर दिया, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का वो धन दिया। रेयरली टू बी फाउंड, जो कि दुर्लभ है मिलना, पाया जाना दुर्लभ है, एनीवेयर, कहीं भी। यानी जो अनुभव का धन, जो ज्ञान का स्तर
और जो मानसिक उपकरण उन्होंने राष्ट्रपति पद को प्रदान किया, यानी उनके आने से इस पद की जो गरिमा बढ़ी वो कहीं भी मिलना दुर्लभ है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, और जो जीवन भर वो ज्ञान के पीछे जो उनका मतलब कह सकते हैं ज्ञान के पीछे जो वो लगे रहे। परस्यूट ऑफ नॉलेज यानी किसी चीज़ के पीछे जाना, किसी चीज़ का पीछा करना, परस्यूट उसी को कहते हैं, याद रखेंगे। यानी जो पूरे जीवन भर जो उनका समर्पण रहा ज्ञान के पीछे एंड ट्रूथ यानी सच्चाई के पीछे, ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, तो उन्होंने संभवतः किसी अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा कुछ जो है वो दिया है या फिर किया है। ठीक है, ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थाउट, यानी भारत का जो दर्शन शास्त्र का विचार है, दार्शनिक विचार है, उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने जो भी कुछ किया है वो किसी अन्य के द्वारा किए गए, किसी अन्य लोगों के द्वारा किए गए कार्यों से, प्रयासों से कहीं अधिक है। एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और उन्होंने जो एक सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकीकरण के लिए भी जो प्रयास किया वो भी जो है वह किसी अन्य के द्वारा जो है वह कभी नहीं किया गया, यानी उन सब के किए गए प्रयासों से बढ़ कर के उनका प्रयास रहा है, ये वो कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रशंसा करते हुए। ही हैज़ नेवर लॉस्ट इन हिज फेथ इन एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, और मनुष्य की जो मानवता है उस पर उनका कभी जो है वह भरोसा जो है वह कम नहीं हुआ। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, और वो खुद जो है और वो स्वयं जो है वह कभी भी जो मनुष्य का अधिकार है गरिमा के साथ जो है वह जीवन जीने का और न्याय के साथ जीवन जीने का, उसका समर्थन करने से में वो कभी भी चूके नहीं, कभी भी रुके नहीं। सीज्ड का अर्थ होता है रुक जाना, चैम्पियन का अर्थ यहाँ है समर्थन करना। तो ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी, एसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक, जरूरी, और ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मानवता। तो जो एक मनुष्य की जो मानवता होती है उसमें कभी भी उनका भरोसा कम नहीं हुआ, और वो कभी भी लोगों की गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो उसका अधिकार है और जो न्याय का अधिकार है उसका समर्थन करने में वो कभी नहीं चूके, ये प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं। अब वो आगे कहते हैं तीसरे पैराग्राफ में, आई कैन ओनली एश्योर यू, एश्योर का अर्थ होता है भरोसा दिलाना। देखिए ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, एश्योर, इंश्योर और एनश्योर। एनश्योर होता है पक्का करना, किसी भी चीज़ को सुनिश्चित करना जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और एश्योर होता है किसी को भरोसा दिलाना, किसी को भरोसा दिलाना, ये होता है कोई चीज़ पक्का कर देना, तय कर देना, एनश्योर। एश्योर भरोसा दिलाना, और इंश्योर ये होता है बीमा करना, इसी से इंश्योरेंस बनता है यानी बीमा। तो ये अलग अलग तीनों शब्द हैं, तीनों के अर्थ भी अलग हैं, तो यहाँ पर एश्योर का प्रयोग किया गया है। आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं बस आपको भरोसा दिला सकता हूँ, दैट आई एंटर दिस ऑफिस, कि मैं इस दफ्तर में प्रवेश करूँगा, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी कहते हैं विनम्रता को, ह्यूमिलिटी और ह्यूमैनिटी अलग अलग शब्द है, यहाँ देखेंगे, यहाँ ह्यूमैनिटी है मानवता और यहाँ ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी कहते हैं विनम्रता को, और एक शब्द होता है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन ये भी एक नाउन शब्द है, क्योंकि आप देख सकते हैं एसन से लास्ट कर रहा है, तो ह्यूमिलिएशन या ION कह लीजिए, ह्यूमिलिएशन। तो ये कहते हैं
बदनामी या बेइज्जती को। तो ह्यूमिलिटी विनम्रता हो गया, ह्यूमैनिटी मानवता हो गया, और ये बेइज्जती ह्यूमिलिएशन, तो ये शब्द जो है वो ध्यान में रखेंगे। ह्यूमिलिएशन अलग शब्द है, ह्यूमिलिटी अलग शब्द है, और ह्यूमैनिटी अलग शब्द है। तो वो कहते हैं मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ दैट आई एंटर दिस ऑफिस, कि मैं इस दफ्तर में, यानी राष्ट्रपति का जो दफ्तर है उसमें प्रवेश करूँगा इन ए स्पिरिट ऑफ, स्पिरिट कहते हैं भावना को, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी यानी कि पूरी विनम्रता या श्रद्धा से जो है वह इस श्रद्धा की भावना से जो है इस दफ्तर में प्रवेश करूँगा, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश करूँगा। आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैंने अभी अभी जो है वह भारत के संविधान के प्रति वफादारी का जो है मैंने शपथ लिया है। टेक द ऑथ, ये शपथ लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, टेक एन ऑथ या टेक द ऑथ, और लॉयलिटी कहते हैं वफादारी को। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैंने भारतीय संविधान के प्रति वफादारी की अभी अभी शपथ ली है। इट इज़, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर जो है वो चलते हैं। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, यह तुलनात्मक रूप से एक नए राज्य का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव, जो कि इसके स्वतंत्र नागरिकों ने हैव फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली दफ़ा इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में पहली दफ़ा गिवन टू देमसेल्व्स, यानी खुद को प्रदान किया है। यानी यह जो है तुलनात्मक रूप से जो है वह बिल्कुल नए राज्य का संविधान है, जो कि इसके नागरिकों ने पहली दफ़ा जो है वह खुद को प्रदान किया है। आप समझ सकते हैं कि ये साल जो है वह 1967 का है, और 1950 में हमारा संविधान जो है वह लागू हुआ था, तो इसलिए वो इसे बिल्कुल नया बताते हैं कि बिल्कुल नया संविधान राज्य का जो है वह नए राज्य का संविधान है। इट इज़ द यंग स्टेट, और इसीलिए वो राज्य को भी यानी कि देश को भी, यहाँ पर स्टेट का तात्पर्य पूरे कंट्री से है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल, और ये जो है वह प्राचीन लोगों का, यानी कि पुराने लोगों का नया राज्य है। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, जो कि लंबे अरसे से, यानी कि लंबे समय से, मिलेनिया का प्रयोग यहाँ सहस्त्राब्दी के लिए यानी 1000 साल को दर्शाने के लिए हुआ है, और ये एक लैटिन वर्ड है मिलेनियम। मिलेनियम इसी का प्लूरल है मिलेनिया। तो कहते हैं कि हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और कहते हैं कि जो लंबे समय से, लंबे अरसे से, एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और किसके माध्यम से, थ्रू का अर्थ होता है के सहारे, के माध्यम से, थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स कहते हैं विविध या अनेक प्रकार के, और एथनिक एलिमेंट्स कहते हैं जातीय समूह को, नस्लीय समूह को। तो उनका कहना है कि लंबे समय से, एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और विभिन्न जो है वह या विविध जातीय समूह के सहयोग से, हैव स्ट्राइवन यानी प्रयत्न किया है, रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पेकुलियर वे, और जिन्होंने, यानी यह बिल्कुल एक जो है वह पुराने जो है वह लोगों का नया राज्य है, जिन्होंने, यानी जिन लोगों ने, यानी कि प्राचीन लोगों ने लंबे अरसे से, है ना, विभिन्न जातीय समूह के कॉपरेशन के जरिए, यानी कि सहयोग के जरिए,
हैव स्ट्राइवन, स्ट्राइव का अर्थ होता है प्रयत्न करना, इसी से बना हुआ ये V3 है, हैव स्ट्राइवन यानी जिन्होंने प्रयत्न किया है, टू रियलाइज़ यानी महसूस करने के लिए, स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पेकुलियर वे यानी अपने ही विचित्र अंदाज से, अपने ही अंदाज से जो है वह इसका जो कह सकते हैं अनंत महत्व है, वैल्यू है, उसको जो है वह महसूस करने का जो है वह प्रयत्न किया है लंबे अरसे से। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़ और मैं उन मूल्यों, उन महत्वों की सेवा का मैं प्रण लेता हूँ। यानी वो जो लंबे अरसे से विभिन्न जातीय समूह के सहयोग के द्वारा भारतीय नागरिकों ने जो अपने विचित्र या अनोखे अंदाज से जो है वह इस अनंत महत्व को समझने का प्रयास किया है, यानी महसूस करने का प्रयास किया है, उन महत्वों की, उन मूल्यों की सेवा का मैं प्रण लेता हूँ। फॉर क्योंकि डू सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू, किसी भी मूल्य का जो एक मजबूत एहसास होता है, कंक्रीट रियलाइजेशन कहा गया है मजबूत एहसास को, कंक्रीट रियलाइजेशन। और फॉर का अर्थ यहाँ पर है क्योंकि, के लिए नहीं, ध्यान देंगे ये कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हुआ है। फॉर डू सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू यानी किसी भी मूल्यों का जो मजबूत एहसास है, मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थिति बदलने के साथ साथ वो हो सकता है कि अपर्याप्त हो जाए, यानी उसमें कमी आ जाए। द वैल्यू रिमेन्स एटर्नली वैलिड, लेकिन वो जो मूल्य है वो हमेशा के लिए वैध होता है। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और वो दबाव डालता है फॉर न्यूअर यानी कि नए, और फ्रेशर यानी कि बिल्कुल नए और ताज़े जो है वह एहसास के लिए वो दबाव डालता रहता है। द पास्ट इज़ नॉट डेड, क्योंकि अतीत जो है वो मरता नहीं है। एंड स्टेटिक, और यह कभी रुकता नहीं है, स्थिर नहीं होता। इट इज़ अलाइव, यह जीवित रहता है। एंड डायनामिक, और क्रियाशील रहता है। एंड इज़ इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और यह हमारे वर्तमान की जो क्वालिटी है उसको डिटरमाइन, तय करने में तल्लीन रहता है, इन्वॉल्व लगा हुआ रहता है। एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारा फ्यूचर का जो उद्देश्य है उसको भी तय करने में यह हमेशा लगा रहता है, क्रियाशील रहता है। अर्थात अतीत कभी मरता नहीं है, रुकता नहीं है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, और इसका जो निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया है, इंडीड वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, वो दरअसल राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के वृद्धि की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का कार्य है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देख पाता हूँ। टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, यानी कि यह जो निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया है, इसको मिनिस्टर करना, इसका प्रबंध करना, इसको इसकी देखरेख करना जो है वह शिक्षा का कार्य है। एंड आई मे बी फॉरगिवन, और मुझे संभवतः माफ़ कर दिया जाएगा। द प्रेजम्पशन कहते हैं अवधारणा को, यानी पहले से मन में कोई विचार जो है वह धारण करना। तो इसलिए वो कहते हैं कि आई मे बी फॉरगिवन, कि संभवतः मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। द प्रेजम्पशन यानी जो पहले से मेरे मन में धारणा है, दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, कि मेरा जो चॉइस किया गया है, मेरा जो चुनाव किया गया इस सर्वोच्च दफ्तर के लिए, हैज़ मेनली इफ़ नॉट एंटायरली, अगर पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य रूप से, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। संभवतः इसलिए मेरा चुनाव जो है वह किया गया है क्योंकि मैं अपने लोगों की शिक्षा के लिए जो है वह काफ़ी लंबे समय से जो है वह जुड़ा हुआ हूँ। संभवतः इसी आधार पर, इसी बिना पर जो है वह मेरा चुनाव जो है इस सर्वोच्च दफ्तर के लिए किया गया है। मेरी ऐसी अवधारणा है, और संभवतः इसके लिए मुझे माफ़ी दी जाएगी लोगों के द्वारा।
कि मैं पहले से ये मन में बैठाया हुआ हूँ, मेरे मन में ये पहले से धारणा है कि संभवतः मैं जो अपने लोगों की शिक्षा के लिए लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, संभवतः इसीलिए मुझे राष्ट्रपति पद दिया गया है। तो इस अपने प्रेजम्पशन के लिए वो माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन उनका ये पूरा यकीन है कि संभवतः शिक्षा से वो चूँकि जुड़े रहे हैं, इसलिए जो है वह उन्हें जो है वह यह पद दिया गया है। तो इसलिए उनका कहना है कि हमारा अतीत कभी मरता नहीं है और इसकी जो नवीनीकरण की प्रक्रिया है वो राष्ट्र के कल्चर, यानी कहने का मतलब संस्कृति और जो राष्ट्रीय चरित्र है उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया है। और शिक्षा का कार्य होता है कि इसकी देखरेख करना, मिनिस्टर करना, इसका प्रबंध करना, इसकी निरंतर जो है वह नवीनीकरण की प्रक्रिया जो है उसकी देखरेख करना। तो आई मेंटेन दैट, मैं इस बात को लगातार मानता हूँ। आई मेंटेन दैट का अर्थ यहाँ पर लगातार मानते रहना। एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, और यानी कि राष्ट्र हित के लिए जो है वह प्रमुख औजार, प्रमुख हथियार या उपकरण जो है वो शिक्षा है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, और जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का गुण है, यानी शिक्षा जिस तरीके की होगी, यानी जिस गुणोत्तर किस्म की शिक्षा होगी, वो निरंतर जो है वह देश के यानी राष्ट्र के क्वालिटी को, यानी राष्ट्र के जो है वह गुण को वो तय करने में जो है वह लगी रहती है। यानी कि वो इस बात को मानते हैं कि शिक्षा जो है वह प्रमुख औजार या हथियार है राष्ट्रहित के लिए। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, यानी जैसी हमारी शिक्षा का जो है वह स्तर होगा, जैसा गुण होगा, वैसे ही गुणवान जो है वह राष्ट्र का जो है वह निर्माण होगा। तो चौथे पैराग्राफ तक जो है वह आज हम लोग जो है वह इस स्टोरी को रखेंगे। पाँचवें पैराग्राफ से आगे की स्टोरी जो है वह कल हम लोग डिस्कस करेंगे। संभवतः आप लोगों ने इस चौथे पैराग्राफ तक स्टोरी को जो है वह समझा होगा। और जहाँ जहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वह आप लोगों को डिनोट किया कि ये टर्म जो है वह, ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है, उस पर ख़ास आप लोग ध्यान देंगे। मिलते हैं कल पाँचवें पैराग्राफ से आगे की स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।